नमस्ते दोस्तों, स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हब पर आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बिजनेस एनालिसिस का एक डिटेल इंट्रोडक्शन देखा था। साथ ही हमने कुछ बेसिक आईटी कॉन्सेप्ट के बारे में भी समझा, जो आगे आने वाली वीडियो में बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। आज हम बीए के उस फाउंडेशन पर बात करेंगे जिसके बिना कोई भी बीए सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हम डिस्कस करेंगे बिजनेस एनालिसिस के कोर कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी वो बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स जिन पर बीए का पूरा काम बेस्ड होता है, जैसे कि नीड्स, सॉल्यूशंस, स्टेक होल्डर्स, वैल्यू, कंटेक्स्ट, चेंज और रिक्वायरमेंट। हम इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको बीए की सोच को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कोर कॉन्सेप्ट क्या है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये सिर्फ डेफिनेशन नहीं है, ये एक बिजनेस एनालिस्ट की थिंकिंग प्रोसेस का हिस्सा होता है। ये आपको फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग देता है, जिसके बेसिस पर आप सारे बिजनेस एनालिसिस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो। ये सारे कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट एक कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे बीए और स्टेक होल्डर के बीच कम्युनिकेशन क्लियर और इफेक्टिव बनती है। ये कॉन्सेप्ट आपको होलिस्टिक व्यू देता है, जिससे आप सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि उसके सारे एस्पेक्ट्स को और उसके इम्पैक्ट को भी आप अच्छे से समझ पाते हैं। ये आपको इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में गाइड करता है, आपको सही सवाल पूछने में और सही सॉल्यूशन डेवलप करने में हेल्प करता है। और याद रखिए, ये सभी कॉन्सेप्ट इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्हें अलग अलग नहीं बल्कि एक नेटवर्क की तरह ही समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस नेटवर्क में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास कोर कॉन्सेप्ट हैं डिफरेंट्स, उनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से, नीड्स। व्हाट इज़ द नीड्स? नीड्स क्या होती है? ये एक प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी है जिसे एड्रेस करना ज़रूरी है। जब तक कोई नीड नहीं होगी तब तक कोई सॉल्यूशंस नहीं बनाएंगे। नीड्स की सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो नीड्स आर द हाई लेवल गोल्स, प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशंस वांट्स टू एड्रेस। तो अगर हम इसे सिंपल भाषा में डिकोड करें तो किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि अगर डिफरेंट बिजनेस प्रोसेस हो तो कंपनी चाहती है कि प्रोसेस स्मूथली रन करे, और सेकंड चीज़ है कि वो बिजनेस कंपनी को हाई रेवेन्यू जनरेट करके दे। तो बेसिकली हमारी यहाँ पे नीड है बिजनेस प्रोसेस को स्मूथली रन करना और हाई रेवेन्यू जनरेट करना। तो इसके लिए हम डिफरेंट सॉल्यूशन अप्रोच को यूज़ करते हैं। ये इम्प्लाई करता है कि कुछ चाहिए या कुछ रिक्वायर्ड है जिससे कोई वैल्यू क्रिएट हो सके। जैसे कि ऊपर अभी हमने समझा कि किसी पर्टिकुलर बिजनेस को, कोई पर्टिकुलर बिजनेस चाहता है कि उसका प्रोसेस काफ़ी स्मूथली रन करे। स्मूथली क्यों रन करे? क्योंकि अगर कोई भी हर्डल होगा तो वो बिजनेस में इम्पैक्ट करेगा और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बिजनेस के रेवेन्यू पर इम्पैक्ट करेगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या चाहते हैं कि हमारा रेवेन्यू, अच्छे से अच्छा हमारा रेवेन्यू जनरेट हो। चलिए हम इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि एक प्रॉब्लम हो सकती है कि कस्टमर कंप्लेन कर रहा है या कंपनी का कोई प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि मार्केट में हो सकता है कोई नया ट्रेंड है या कोई नई टेक्नोलॉजी है जिसे हम लेवरेज कर सकते हैं। और कभी कभी कंस्ट्रेंट्स भी नीड बन जाती है। जैसे आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी बूम पे है, तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसे अपने अपने फील्ड्स में यूज़ करने की, या कोई नया लॉ मार्केट में आ गया तो उसकी कंप्लायंस एक नीड बन गई एंड लोग उसके बारे में लोगों को हेल्प कर रहे हैं, राइट। तो बीए का रोल यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल है। बीए का रोल यहाँ पर क्या है कि ट्रू नीड को आइडेंटिफाई करना, उसे क्लैरिफाई करना और वैलिडेट करना। कई बार जो सामने दिखता है वो असली प्रॉब्लम नहीं होती। बीए उसकी रूट कॉज को डिटेल में फिगर आउट करता है और उसके बेसिस पे वो उसको सॉल्यूशन, उसके बेसिस पे वो सॉल्यूशन डिफाइन करता है। बात करते हैं दूसरे कोर कॉन्सेप्ट की, सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस क्या है? जब नीड की बात आती है तो हम उनको फुलफिल करने के लिए सॉल्यूशन अप्रोच की बात करते हैं। यानी एक
स्पेसिफिक तरीका जिससे हम एक या उससे ज़्यादा नीड्स को फुलफिल करते हैं एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में। नीड आइडेंटिफाई करने के बाद अगला कदम होता है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन को डिज़ाइन करना या ढूंढना। ये आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम को सॉल्व करने या अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। सॉल्यूशंस कई तरह के हो सकते हैं। ये कोई नया सॉफ्टवेयर या सिस्टम हो सकता है, जैसे कोई नया मोबाइल ऐप या एक अपग्रेडेड ईआरपी। ईआरपी मतलब इंटरप्राइज रिसोर्स प्लान, एक बहुत ही बड़ा सिस्टम जो कंपनीज को हेल्प करता है चीज़ों को मैनेज करने के लिए। चलिए इसे हम एक अच्छे एग्जांपल समझते हैं। जोमेटो ऐप जो आपने कई बार सुना होगा, इवन आप लोग यूज़ भी कर रहे होंगे। तो अगर हम जोमेटो की बात करें तो उससे पहले हम एक प्रॉब्लम की बात करते हैं कि सबसे पहली प्रॉब्लम है डिस्कवरी। यहाँ हम किस डिस्कवरी की बात कर रहे हैं? हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे आसपास कितने रेस्टोरेंट हैं, उनका मेन्यू क्या है, उनका प्राइसिंग क्या है, राइट? और वो हमसे कितनी दूर पर हैं, उनके यहाँ फूड क्वालिटी कैसी होती है, रेटिंग कैसी है, राइट? तो जोमेटो ने हमें एक सिस्टम दिया, एक मोबाइल ऐप दिया, जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, राइट? सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसने ये सॉल्व कर दी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो भी लोकल रेस्टोरेंट हैं, उनके पास कोई डिलीवरी पार्टनर नहीं है, या जो भी छोटे रेस्टोरेंट हैं वो कोई डिलीवरी पार्टनर इंडिविजुअली रख नहीं सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट? तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया उसने डिलीवरी फ्लीट को ला करके, राइट? उन्होंने ने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या फूड को डिलीवर करने की जिम्मेदारी खुद ले ली, राइट? और तो इससे क्या हुआ? सबसे पहले चीज़, रेस्टोरेंट को जो था उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, राइट? जो फ्लीट या डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनको एक जॉब मिल रही है, राइट? उनको उनके लिए एक रेवेन्यू का सोर्स, उनके लिए एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, राइट? तो सिंपल वर्ड में कहें तो जोमेटो ने भूख यानी कि डिमांड और रेस्टोरेंट के बीच का गैप को टेक्नोलॉजी से ख़त्म कर दिया। ओके, ठीक है। अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो सॉल्यूशंस में कोई एप्लीकेशंस, मोबाइल ऐप भी डेवलपमेंट हो सकता है और कुछ प्रोसेस चेंजेस भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई कंपनी किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के बेसिस पे काम कर रही हो, तो उस प्रोसेस में क्या चेंजेस हो सकता है जिससे हमारा अगर कोई भी रोड ब्लॉक हो रेवेन्यू को ग्रो करने में, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे उसका स्ट्रक्चर चेंज करना हो, जिससे हम डिफरेंट रूल क्रिएट कर सकते हैं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए या प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए। तो बीए का रोल यहाँ पर क्या है? सॉल्यूशन को डिफाइन करना, उन्हें डिज़ाइन करने में हेल्प करना, उन्हें इवेलुएट करना और सबसे बेस्ट सॉल्यूशंस को रिकमेंड करना। तीसरा कॉन्सेप्ट है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? ये वो इंडिविजुअल्स या ग्रुप होते हैं जो किसी भी चेंज, नीड या सॉल्यूशन से रिलेवेंट है, या तो उसे अफेक्टेड होंगे या उसको अफेक्ट कर सकते हैं। सो वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर। तो हम चलिए उनको समझते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के स्टेक होल्डर होते हैं, ठीक है? जैसे कि इंटरनल स्टेक होल्डर में कंपनी के एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स या अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की बात करें तो इसमें कस्टमर्स, वेंडर्स, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स या बिजनेस पार्टनर्स शामिल होते हैं। और फिर होते हैं की स्टेक होल्डर, जैसे प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कौन कर रहा है, डिसीजन मेकर कौन है उस पर्टिकुलर टीम में, या प्राइमरी एंड यूज़र कौन है, यानी कि अगर हम किसी सॉफ्टवेयर या सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर या सॉल्यूशंस कौन यूज़र यूज़ कर रहा है, और या जिन्हें कंटिन्यूस इंगेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो बीए का रोल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। यहाँ पर उसका काम है कि सही स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करना, उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को एनालाइज करना, उनके साथ इफेक्टिवली इंगेज करना और उनके साथ कोलैबोरेट करना। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट एक बीए की सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल में से एक है। फोर्थ कॉन्सेप्ट है वैल्यू। वैल्यू क्या है? ये किसी भी चीज़ की वर्थ, इम्पोर्टेंस या यूजफुलनेस है जो किसी स्टेक होल्डर को एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में मिलती है। हर बिजनेस एनालिसिस एक्टिविटी का अल्टीमेट गोल वैल्यू क्रिएट करना होता है। वैल्यू सिर्फ मॉनेटरी टर्म में नहीं होती, ये पोटेंशियल बेनिफिट्स और कॉस्ट का बैलेंस है जो टैंजिबल और इंटेंजिबल दोनों हो सकता है। चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ वैल्यू को, टैंजिबल और इंटेंजिबल। टैंजिबल वैल्यू में डायरेक्टली मेजरेबल बेनिफिट होते हैं, जैसे रेवेन्यू इंक्रीज होना, राइट?
कॉस्ट कम होना। ये बेस्ट एग्जांपल से समझ सकते हैं कि करंट कंपनी में फायरिंग हो गई, राइट, या लेस इंक्रीमेंट हो गया, तो लोग वहाँ पर कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, राइट। या टाइम बचाना, आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट बना दिया जिससे लोगों को टाइम सेव हो रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। बात करते हैं इंटेंजिबल वैल्यू की, जिसमें आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन में इम्प्रूवमेंट, ब्रांड रेपुटेशन का स्ट्रांग होना, या एम्प्लॉय मोरल को बढ़ाना, जैसे एम्प्लॉयज़ को बोनस दे दिया, राइट, या गिफ्ट वाउचर दे दिया, जिन्हें डायरेक्टली मेजर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बीए का रोल यहाँ पे है ये इंश्योर करना कि सॉल्यूशंस हम डेवलप कर रहे हैं वो मेजरेबल वैल्यू डिलीवर करे, चाहे वो इमीडिएट हो या लॉन्ग टर्म। हर रिक्वायरमेंट और सॉल्यूशंस को वैल्यू के लेंस से देखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कंपनी या बिजनेस के रेवेन्यू को इम्पैक्ट करती है। फिफ्थ कॉन्सेप्ट है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट क्या है? ये वो सारी सर्कमस्टेंस है जो किसी भी चेंज को इन्फ्लुएंस करती है या उस चेंज से इन्फ्लुएंस होती है। आप कोई भी काम ब्लैंक कैनवास पे नहीं कर सकते। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि एक मोबाइल ऐप डेवलप करना है, तो बेसिक क्वेश्चन है कि किस चीज़ के लिए। तो पहले आप समझेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और किस बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर हम इसे जोमेटो के एग्जांपल से समझें, इसमें प्रॉब्लम है लोकल रेस्टोरेंट को डिजिटाइज करना, कंज्यूमर को फूड डिलीवरी करना और लोकल फूड डिलीवरी एजेंट्स को जॉब प्रोवाइड करना, राइट। तो उस बेसिस पे आप अपने थॉट प्रोसेस के बेसिस पे कुछ लॉजिक, कुछ सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। तो कंटेक्स्ट में हमेशा इन्वायरमेंट, कल्चर, प्रेवेलिंग टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफी, मार्केट कंडीशंस, लॉ और ऑर्गेनाइजेशनल गोल सब कुछ शामिल होता है। अगर हम इसको एग्जांपल से और समझते हैं, अगर हम एक नया मोबाइल ऐप बना रहे हैं, तो इंटरनल कंटेक्स्ट में हमारी एग्जिस्टिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी कल्चर और बजट कंस्ट्रेंट आएंगे। एक्सटर्नल कंटेक्स्ट में उस मार्केट में कंपटीशंस, यूजर डेमोग्राफी और रिलेवेंट डेटा प्राइवेसी लॉज आएगा। बीए का रोल यहाँ है कंटेक्स्ट को डीपली अंडरस्टैंड और एनालाइज करना, क्योंकि यही आपको बताएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन रिलेवेंट है और फिजिबल है। एक सॉल्यूशन जो एक कंटेक्स्ट में काम करेगा ज़रूरी नहीं कि दूसरे में भी वो काम करे। सिक्स कोर कॉन्सेप्ट है चेंज। चेंज क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेशन की एक्ट है जो किसी नीड के रिस्पॉन्स में होती है। जब भी कोई नीड अराइज होती है और हम उसके लिए सॉल्यूशंस लाते हैं, तो उससे चेंज आता है। इसमें करंट स्टेट से फ्यूचर स्टेट तक का ट्रांजिशन शामिल होता है। ये इंक्रीमेंटल हो सकता है या पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बिजनेस एनालिसिस इनहेरेंटली चेंज को मैनेज और फैसिलिटेट करने के बारे में ही है। आपका काम ही है ऑर्गेनाइजेशंस को करंट से बेटर फ्यूचर स्टेट में ले जाना। यहाँ पे दो चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। या तो हमको नया मोबाइल ऐप डिज़ाइन करना है, या कोई वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है, या प्रोसेस डेवलप करना है। ये हम करंट सिस्टम को मार्केट ट्रेंड्स और नीड के बेसिस पे ही करते हैं। यहाँ पे बीए का रोल है चेंज को फैसिलिटेट करना, गाइड करना और ट्रांजिशंस को मैनेज करना। ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय और स्टेक होल्डर नए सिस्टम या प्रोसेस को स्मूथली अडॉप्ट कर पाएँ। चेंज मैनेजमेंट में बीए के रोल का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और फाइनली सेवन और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है? ये बेसिकली एक नीड का यूजेबल रिप्रेजेंटेशन है। ये वो कंडीशंस या कैपेबिलिटी है जो चाहिए होती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने या किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, राइट। इनका मेन पर्पस है सॉल्यूशंस के डिज़ाइन और डेवलपमेंट को गाइड करना। हमारे जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं, डेवलपर्स, डिज़ाइनर्स, टेस्टर, सबको रिक्वायरमेंट से ही पता चलता है कि उन्हें क्या डेवलप करना है या उन्हें क्या टेस्ट करना है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट होते हैं जो एक हायरार्की में एग्जिस्ट करता है। तो चलिए हम इनको वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे ऊपर होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट, राइट। ये हाई लेवल गोल्स होते हैं, जैसा कंपनी के लिए नेक्स्ट ईयर में 10% रेवेन्यू बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट हो, हमको क्या करना चाहिए, राइट। फिर आता है स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट। ये स्पेसिफिक स्टेक होल्डर की नीड होती है।
जैसे सेल्स टीम को डेली कस्टमर इंटरेक्शंस रिपोर्ट चाहिए, तो इनको फुलफिल करने के लिए होते हैं सॉल्यूशंस रिक्वायरमेंट। ये डिटेल करते हैं कि सॉल्यूशंस को क्या करना चाहिए। दो टाइप्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है यहाँ पे, राइट। तो एक फंक्शनल हो सकती है, एक नॉन फंक्शनल हो सकती है। अगर हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात करें, जैसे मान लीजिए सेल्स टीम को लॉगिन फंक्शनलिटी प्रोवाइड करानी है, वो यूजर्स को सर्च कर सकता है, राइट। हमें ऐसा कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट चाहिए। हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हम यूआई पे उस पर्टिकुलर कंज्यूमर का डेटा ऐड कर सकें और वो डिटेल सेल्स टीम बाद में देख सकती है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमें ये देखते हैं कि हमारा जो भी प्लेटफॉर्म है या जो भी हमने एप्लीकेशन या सॉल्यूशन डिज़ाइन किया है, राइट, तो वो उसका परफॉर्मेंस कैसा है। एग्जांपल, जैसे हमने कोई वेबसाइट डेवलप की, वेबसाइट 3 सेकंड में लोड हो जानी चाहिए, डेटा सिक्योर होना चाहिए, एप्लीकेशन आपका यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। और लास्ट में होता है ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट, राइट। तो ये वो कंडीशन है जो सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए, जैसे डेटा माइग्रेशन प्लान या यूज़र ट्रेनिंग प्लान, राइट। बीए का रोल यहाँ पे सबसे क्रूशियल है। रिक्वायरमेंट को एलिसिट करना, एनालाइज करना, डॉक्यूमेंट करना, वैलिडेट करना चीज़ों को, राइट, और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में उन्हें मैनेज करना। तो हमेशा याद रखिए कि क्लियर और कंप्लीट रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट सक्सेस की कुंजी है। बिना उसके आपकी रिक्वायरमेंट कभी कंप्लीट नहीं होती। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये सारे कोर कॉन्सेप्ट एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं। एक नीड लीड करती है एक चेंज को, जिसके लिए एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। ये सॉल्यूशन स्टेक होल्डर को वैल्यू डिलीवर करता है, और ये सब कुछ एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में होता है, जिसको डिफाइन करने के लिए हम रिक्वायरमेंट का यूज़ करते हैं। एक बीए इन सभी कॉन्सेप्ट को होलिस्टिक तरीके से समझता है और उन्हें यूज़ करके बिजनेस प्रॉब्लम को इफ़ेक्टिवली सॉल्व करता है। ये वो बुनियादी समझ है जो आपको एक गुड बीए से ग्रेट बीए में कन्वर्ट करती है या बनाती है। तो दोस्तों, आज हमने बिजनेस एनालिसिस के 7 कोर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा। नीड्स, सॉल्यूशंस, स्टेक होल्डर, वैल्यू, कंटेक्स्ट, चेंज और रिक्वायरमेंट। ये बीए के काम के लिए बेसिक फाउंडेशंस हैं। इन्हें अच्छी तरीके से समझना आपको एक इफेक्टिव बिजनेस एनालिस्ट बनने में हेल्प करेगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हमारी अगली वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस एनालिस्ट के नेक्स्ट टॉपिक पे। स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट आपको सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, ताकि आप हमारी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।